नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। वेलकम टू अनलॉक होम्योपैथी चैप्टर 3। बात करने वाले हैं आज स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब होम्योपैथी में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये ठीक हो सकता है कि वो ठीक हो सकता है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और मैं कह दूं कि हर फर्स्ट संडे को, महीने के फर्स्ट संडे को मैं मुंबई में आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए 76205-92847 76205-92847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं, तो आप मुझसे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं या मिलना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9307965618। बात करते हैं स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी की भी। जैसे हम लोग ने प्रीवियस 2 चैप्टर्स में देखा, पहले हमने देखा कि होम्योपैथी क्या है, किसने लाया, उस जनक का नाम क्या था और उन्होंने क्यों लाया होम्योपैथी। हमने होम्योपैथी के सिद्धांत देखे। अब देखने वाले हैं स्कोप एंड लिमिटेशंस। इतने साल होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के बाद खुद मैंने और जो मेरे टीचर्स, मेरे फादर एंड मदर, उन लोग का प्रैक्टिस देखा इतने सालों से, तो मुझे यही निष्कर्ष लगा कि भाई होम्योपैथ्स के पास ज़्यादा लिमिटेशंस है, होम्योपैथी में इतने लिमिटेशंस नहीं है। इनफैक्ट ये प्रश्न हैनमन को भी आया था, तो उन्होंने एक अफोरिज्म का मतलब होता है एक श्लोक, उन्होंने ऑर्गेनॉन के अंदर डाला है। 5th एडिशन के अंदर अफोरिज्म नंबर 78 के अंदर उन्होंने कहा है, ओनली फॉर नेचुरल डिजीजेस हैज द बेनिफिशिएंट डेटी ग्रांटेड अस इन होम्योपैथी द मीन्स टू गिव रिलीफ टू द पेशेंट। मतलब केवल नेचुरल डिजीजेस के अंदर। लेकिन ये तो सही है कि नेचुरल डिजीज के अंदर होम्योपैथी पूरी तरह से, पूरे एक्सटेंट में काम करती है। अब ये नेचुरल डिजीजेस क्या है? तो नेचुरल बीमारियां वो है बीमारियां जो नेचर के थ्रू तो आती है लेकिन अनकरप्टेड है। मतलब दवाइयों से या सर्जरी के बाद से या वैक्सीन्स के बाद से जो बीमारी आती है वो होम्योपैथिक स्कोप में नहीं होनी चाहिए। जरा इसके बारे में हम और सिंपल तरीके से बोलते हैं। तो शुरुआत करते हैं 4 मेजर सिस्टम्स के अंदर। एक है हार्ट का सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब बहुत सारी बीमारी है, जैसे हार्ट के इन्फेक्शंस है, जिसको हम एंडोकार्डाइटिस, मतलब हार्ट का जो इनर लेयर है, सबसे अंदर लेयर है, उसको एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गई, तो हम आइटिस, सो एंडोकार्डाइटिस। जो मसल लेयर है उसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, मायो मतलब मसल, तो मायोकार्डाइटिस। और ऊपर का जो लेयर है, जो थैली है जिसके अंदर हार्ट रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, तो अगर उसके अंदर सूजन आ गई तो पेरिकार्डाइटिस। तो तीनों के अंदर होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर और उसके वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस है, तो हाइपरटेंशन ऑफ कोर्स अगले वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। लेकिन हाइपरटेंशन, बहुत लोग बोलते हैं कि एक बार बीपी हो गया तो जन्म भर दवा लेनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अच्छे से आपने ट्रीटमेंट किया, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट किया, तो बहुत सारे लोगों को हाई ब्लड प्रेशर कंप्लीटली क्योर हो सकता है और जन्म भर दवा नहीं लेनी पड़ सकती है। और ये जो कोर्स है ये हार्डली साल, 2 साल, 3 साल, डिपेंडिंग ऑन कैसा पेशेंट का सिम्टम सिंड्रोम है। तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव स्टेट। अभी यदि माँ बाप को हाइपरटेंशन हो, दोनों को, तो बच्चे के अंदर लगभग 45 से 50% चांसेस है कि उसको भी होगा। और हमने अक्सर देखा है कि अगर यदि माता पिता को बीपी 60-70 साल के अंदर हुआ, तो बच्चों को बीपी 40-50 साल के अंदर, मतलब 10 साल पहले हो जाता है। क्यों? उसके भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो जो हाइपरटेंसिव स्टेट है, प्री हाइपरटेंसिव स्टेट, ये भी बहुत तरीके अच्छे से होम्योपैथी से एक्चुअली क्योर हो सकते हैं। यानी हम ऐसी दवा भी दे सकते हैं कि आप वो हाइपरटेंशन तक ना पहुंचो। यदि आप हाइपरटेंशन में पहुंच गए, हाई ब्लड प्रेशर में पहुंच गए, तो आप
उसके कॉम्प्लिकेशंस अगर हो, आंख पे हो, किडनी पे हो, हार्ट पे हो, अलग अलग नाम से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो भी बहुत अच्छे होम्योपैथी से हम लोग टैकल कर सकते हैं। इनफैक्ट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ तो जिसका अगर बहुत सारी टाइम आता है जब जिसका बीपी बहुत शूट अप हो गया 210/110 और सडनली हमको बीपी कम करना है, या एक प्रेगनेंसी में पेशेंट आई है उसका बीपी बहुत बड़ा हुआ है, यदि उसका बीपी कम नहीं किया गया तो झटके में चली जाएगी। तो ऐसे केंद्र पे हमने प्रोटोकॉल्स बनाए हैं जिससे काफ़ी हद तक बीपी कंट्रोल हो सकता है। उसी तरह से हार्ट के जो आर्टरीज है, खुद की आर्टरीज, मतलब हार्ट कभी भी खून चुराता नहीं है अपने चेम्बर से, उसको खुद को ब्लड सप्लाई है जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। यदि उसके अंदर ब्लॉकेजेस आ गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो उसको ठीक करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसके लिए भी बहुत अच्छी दवा है होम्योपैथी में। एक कंसेप्ट है नेचुरल बाईपास, मतलब कभी भी कोई भी वेसल अगर ब्लॉकेज आ जाता है तो क्या होता है, हार्ट एक नई वेसल निकालता है जिसको हम न्यूवास्कुलराइजेशन बोलते हैं, कोलैटरल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये जो नया वेसल या नेचुरल बाईपास बोलते हैं, तो ये नेचुरल बाईपास को बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। वॉल्व खराब हो जाता है, हार्ट 4 चेंबर रहता है, तो वॉल्व अगर रहते हैं, वो वॉल्व में यदि कैल्शियम जम गया या उसकी ये छोटा हो गया, उसका डायमीटर छोटा हो गया, तो डायमीटर एक बार छोटा हो गया तो बड़ा तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके बीच में जो फोर्स है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हम बहुत सारे लोगों को ऑपरेशन से बचा सकते हैं। नॉर्मली हार्ट लब ठप बीट करता है। यदि वो बहुत फास्ट बीट करने लगे या स्लो बीट करने लगे या इरेग्युलर बीट करने लगे तो हम उसको अरिथमिया बोलते हैं, रिदम, उसकी ताल टूट जाती है। तो उसको सेट करने के लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं हमारे पास। हार्ट फेल हो गया, नॉर्मली हार्ट फोर्सफुल, सबसे बहुत पावरफुल मसल है, बट लेकिन वो कम काम करने लगा है, उसका पंपिंग कैपेसिटी 50%, 40%, 30%, 20% हो गया, नॉर्मली 80% रहता है, 60 से 80%, तो इतना कम हो गया, तो उसको फोर्स और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए भी होम्योपैथी दवा है। तो ये तो हुआ हार्ट की बीमारी। अब हार्ट की बीमारी में कौन सा होम्योपैथी में हम क्योर नहीं कर सकते, वो है हार्ट अटैक। अगर हार्ट अटैक आ गया है जहां आपको खून पतला करने की दवा या थ्रोम्बोलाइसिस लगता है, तो वहां होम्योपैथी कम काम करेगी। पहला रोल थ्रोम्बोलाइसिस को मिलेगा बिकॉज जान बचाना पड़ेगा। लेकिन छाती दुख रही है, एंजाइना पेक्टोरिस होगा, यहाँ छाती दुख रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सब चीज के लिए होम्योपैथी में दवा है। दूसरा सिस्टम है पेट का सिस्टम। तो पेट का सिस्टम होता है मुंह से शुरू होके लैट्रिन की जगह तक, एनस तक जाता है। तो मुंह में जो बार बार छाले आ जाते हैं, अब कोई कारण से आए, पेट खराब हो तो आए, मुंह में छाले आ जाना, मुंह में अल्सर हो जाना, ये पूरी तरह से होम्योपैथी में क्योर हो जाता है। होठों के आजू बाजू होठ फट जाते हैं, होठ सूज जाते हैं, जबान में छाले आ जाते हैं, जबान सूज जाता है, तो ये पूरी तरह से होम्योपैथी में क्योर है। अर्ली स्टेजेस ऑफ कैंसर, टंग का कैंसर हो, तालू का कैंसर हो, या गले का अवयव के अंदर अर्ली स्टेजेस अगर हो, तो अगर सही दवा दी गई है तो वो क्योरेबल है। टॉन्सिलाइटिस, बार बार टॉन्सिल्स सूज जाना, ये 100% क्योरेबल है। इसके लिए तो एंटीबायोटिक्स भी नहीं लगती, हमारे पास काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिससे वो कंट्रोल आ सकता है। फिर जो अन्न नलिका है जिसको हम इसोफेगस बोलते हैं, कभी कभी वो स्पाज्म में चली जाती है, तो जो भी इंसान खाता है वो वापस बाहर निकल जाता है, इसोफेजियल स्पाज्म, तो ये ठीक हो सकता है पूरी तरह से। लेकिन अगर स्ट्रिक्चर हो गया, मतलब आकुंचन ऐसा हो गया जो नली बिल्कुल छोटी हो गई, तो इसको हम क्योर नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन में आ गया। इसोफेजियल कैंसर, अन्न नलिका का कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज के अंदर है तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है होम्योपैथी के लिए। लेट स्टेज के अंदर है तो हम थोड़ा बहुत सिम्टोमेटिकली आपको हेल्प कर सकते हैं। पेट की अगर समस्या है, एसिडिटी बहुत ही कॉमन है, और एसिडिटी पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं, प्लीज देखिएगा उसको। ये पूरी तरह से क्योरेबल है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन, बहुत सारे लोगों को आजकल एच पाइलोरी होने लगा है, यह है अच्छे से होम्योपैथी से लगभग 21 दिन से लेके 60 दिन का अगर कोर्स कर दिया जाए तो अच्छे बहुत हमारे एविडेंस बेस्ड केसेस है जिससे हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी पूरी तरह से ठीक हो रही है।
उसी तरह से हार्ट बर्न होता है या GERD बोलता है, इसोफेजियल रिफ्लक्स जो होता है, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है होम्योपैथी में। काफ़ी सारी ड्रग्स है, नक्सवामिका से लेके रोबिनिया से लेके आयरिसवर तक, जो बहुत कमाल के रिजल्ट्स देती है और पूरी तरह से ठीक होता है। स्टमक कैंसर, ये अर्ली स्टेज के अंदर रहा तो ठीक हो सकती है। गैस्ट्रिक अल्सर अगर रहा, एंडोस्कोपी में करके अगर हमने देखा कि भाई अल्सर है, तो ये भी बहुत हद तक होम्योपैथी से रिस्पॉन्ड कर जाता है। अतड़ियों की ओर बढ़े तो 2-3 इंपॉर्टेंट सिम्टम डिजीज है, जिसका नाम है IBS, इरिटेबल बाउल डिजीज। ये एक मानसिक बीमारी है। कभी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी लैट्रिन होती कभी नहीं होती है ना, हमेशा पेट की गड़बड़ी होती है, कभी गैसेस से भरा हुआ था पेट। गैस के लिए तो इतनी उत्तम है होम्योपैथी कि मैं क्या बताऊं। लाइकोपोडियम, कार्बोवेज, कालीकाब ऐसी अच्छी दवाएं है जिससे गैस की जो प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। किसी किसी को गैस ऊपर से डकार बहुत आती है, किसी को नीचे से बहुत पास होती है, किसी को फूल जाता है पेट। ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी IBS के सिम्टम है। IBS कंप्लीटली क्योरेबल है होम्योपैथी में। उसी तरह से IBD है, मतलब इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसके अंदर अतीड़ों के अंदर सूजन आ जाती है। ये डिफिकल्ट है ठीक करना, लेकिन होम्योपैथी में बहुत हद तक इसका इलाज संभव है, जिसका अलग अलग नाम है, क्रॉन्स डिजीज या अल्सरेटिव कोलाइटिस। उसी तरह से वर्म्स, जंत, कीरम, ये बहुत ही कॉमन है, इंडियन पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमन है। ये पूरी तरह से होम्योपैथी से ट्रीट है। नॉट ओनली के वर्म्स ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो वर्मी टेंडेंसी है, मतलब बार बार, जैसे आज वर्म्स है तो मैंने ABCD दवा खा लिया तो भाई निकल गए लैट्रिन के थ्रू, लेकिन सब बार बार मेरे को हो जाते हैं, पेट के अंदर कीड़े हो जाते हैं, तो ये जंत ना हो, इसके लिए भी हमारे पास होम्योपैथी में दवा है। अतीड़ों का कैंसर अगर अर्ली स्टेज में है क्योरेबल है, लेट स्टेज में है तो शायद हम आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं सिम्टोमेटोलॉजिकली, लेकिन क्योर हो सकता है कि नहीं वो तो पेशेंट पे डिपेंड करेगा। पाइल्स बहुत ही कॉमन है। मसे जो लैट्रिन की जगह से बाहर निकलता है बहुत कॉमन है। नियरली 70 to 80% पेशेंट्स में ये क्योरेबल है, सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। एक अच्छा होम्योपैथ ढूंढिए और आप लीजिए ट्रीटमेंट, काफ़ी हद तक आप ट्रीट हो जाएंगे। तो ये था पेट का सिस्टम। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी हो गई। अब नाक की हड्डी टेढ़ी अगर होगी तो सीधी नहीं हो सकती, लेकिन जो नाक में पॉलिप्स है ये 100% क्योरेबल है, इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज़ एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाइए, वो पॉलिप्स आपको हार्डली कुछ महीनों में ट्रीट कर सकता है। जिसको बार बार सर्दी खांसी होती रहती है, एलर्जी है, छींकें आती है, ये भी 100% क्योरेबल है होम्योपैथी से। उसी तरह से टॉन्सिलाइटिस, दमा ये भी क्योरेबल है। और मैं दमा पे जो वीडियो बनाने वाला हूं वो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, किस तरह से होम्योपैथी अच्छे से दमा को क्योर करता है। दमा इज 100% क्योरेबल। अभी आजकल जो कोविड के बाद हमको सिम्टम्स मिलने लगे हैं, फेफड़े का सिकुड़ जाना, फाइब्रोसिस बोलते हैं, या यदि कोई इंसान कोयले के खदान के पास रहता है या 20-25 साल से खदानों में काम कर रहा है, तो धीरे धीरे वो जो छोटे छोटे सूक्ष्म कोयले के या जो दूसरे मिनरल्स के जो ये रहते हैं पदार्थ, वो अंदर धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब पेशेंट को बार बार खांसी आती रहती है, खांसी, सांस भर जाता है, थोड़ा सा चलने पे सांस भर जाता है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD, या COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज। अलग अलग नाम है। बेसिक में क्या होता है कि फेफड़े धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं या अपना काम करना कम कर देते हैं। जो हवा हम अंदर लेते हैं वो हवा नहीं ले जा सकते अंदर, या ऑक्सीजन को जो एक्सचेंज होना चाहिए लंग्स के और ब्लड में वो नहीं हो पाता, तो बड़ी दिक्कत होती है। अब ये हर चीज़ के लिए लंग ट्रांसप्लांट तो नहीं पॉसिबल है ना, बट होम्योपैथी से हम लोग बहुत अच्छे से इनका राहत दे सकते हैं। कितने सारे पेशेंट्स हैं जो मुझे खास बुलाया जाता है, पेशेंट साहब, डॉक्टर साहब हमारा भाई है वेंटिलेटर पे है, कि आपके पास दवा है जिससे पेशेंट से वेंटिलेटर से बाहर निकल। जी हाँ, प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट कीजिए। आपका होम्योपैथ वो ICCU वाले से बातचीत करके शायद अगर होम्योपैथी हेल्प मिल सके तो बहुत काफ़ी लोग आपको वेंटिलेटर से भी बाहर निकल सकते हैं। स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, मतलब जिसका पेट बहुत मोटा होता है, तो जब भी वो सीधा लेटते हैं
तो पूरा पेट ऊपर आता है और वो सो नहीं पाते और उनको उठ जाना पड़ता है। फिर वो लोग डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको मशीन लगाना पड़ेगा। ये सब भी होम्योपैथी से सॉल्व हो सकता है। अब सिर्फ होम्योपैथी से सॉल्व हो सकता है, ये पेशेंट पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन कई बार फिजियोथेरेपी का या एक्सरसाइजेस का या डाइट का सहारा लेना पड़े तो बिल्कुल हाँ, लेना ही पड़ेगा एंड होलिस्टिक अप्रोच मिल सकता है। न्यूरोलॉजिकल केसेस के अंदर हमारे पास क्योरेबल के अंदर माइग्रेन सबसे कॉमन बीमारी है, सिर दर्द या माइग्रेन 100% क्योरेबल है। अगर एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाओ, एक अच्छी ट्रीटमेंट, बहुत लंबी तो नहीं लगती, साल 1.5 साल लगता है, लेकिन वो बहुत हद तक क्योरेबल है। उसी तरह से चक्कर आना, टिनिटिस, कानों के अंदर आवाज आना, ये भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है होम्योपैथी में। लकवा मार गया या पार्किंसोनिज्म हो गया, पार्किंसोनिज्म मत के अंदर हाथ हिलता है, ये सब चीज के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं और अपलोड करूंगा। ये सब चीज के लिए हम राहत दे सकते हैं। क्योर पॉसिबल है कि नहीं, ये केस पे डिपेंड करेगा। उसी तरह से एक बीमारी जो पहले बहुत कम सुनाई देती थी इंडियन पॉपुलेशन में, लेकिन आज बहुत कॉमन है, वो है MND, मोटर न्यूरॉन डिजीज। उसमें क्या होता है, पूरे हाथ पैर सिकुड़ने लगते हैं और एक लकवा जैसा मार जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया। मेरे पास कम से कम 16 से 17 केसेस है, लेकिन हम लोग ने होम्योपैथी से उनको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया है। भले क्योर नहीं हो सकता, बट अच्छा लाइफस्टाइल हो सकता है। ब्रेन का कैंसर, काफी सारी गांठें हैं ब्रेन के अंदर हो जाती है, जिसको हम लोग अच्छे से होम्योपैथी में टैकल कर सकते हैं। अब कैंसर अगर हो गया, वो बहुत फास्ट स्प्रेड होता है, लेकिन काफी सारे केसेस हैं होम्योपैथी के पास। हमारे पास ही नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो बहुत सारे होम्योपैथ जो कैंसर में काम करते हैं, उनके पास भी काफी केसेस है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है होम्योपैथी का ब्रेन कैंसर्स के लिए, ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी, चाहे वो कैंसरस हो कि नॉन कैंसरस हो। उसी तरह से जो स्पाइन है, उसके अंदर भी गांठें आ सकती है, वो भी क्या बोलते छोटी हो सुकड़ सकती है। विटामिन B12 अगर इसकी डेफिशिएंसी रही या उसकी लंबे समय तक ब्लड में कमतरता रही, तो उसके भी परिणाम भुगतना पड़ता है। यानी हाथों पैरों से चीज़ें छूटने लगती है, हाथों पैरों में जलन होने लगती है। डॉक्टर साहब, हमारे पैर कंटिन्यूसली जलन हो रही है, हाथ में जलन हो रही है, आपके पास कोई दवा है क्या? जी हाँ, इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं और इसके लिए भी दवा है। शायटिका या कमर दर्द से लेके पूरे पैर में इतनी सिलक मारती है, हम उसको शायटिका बोलते हैं। या कभी किसी को उसको फेस पे बहुत चबाने के टाइम पे या बोलने के टाइम पे सिलक मारते हैं, इसको हम न्यूरैल्जिया बोलते हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। या किसी को हर्पीज हो गया होगा, तो पूरा जहां हर्पीज हो, जैसे अगर यहाँ हर्पीज हुआ तो सिलक मारता है। ये न्यूरैल्जियाज, अलग अलग टाइप की न्यूरैल्जियाज के लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है। एंडोक्राइनल डिजीजेस बहुत सारे कॉमन है, जैसे डायबिटीज है। जैसे मैंने हाई ब्लड प्रेशर का कहा, वैसे डायबिटीज भी अर्ली स्टेजेस के अंदर क्योरेबल है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको लाइफस्टाइल के हिसाब से, हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड की बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म इजीली ट्रीटेबल है। हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, लेकिन होम्योपैथी से काफी हद तक ट्रीट हो सकती है। दूसरे भी एंडोक्राइनल डिजीज है, बट मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। आंख की बीमारियां है, कंजंक्टिवाइटिस, जिसको आंख लाल लाल हो जाती है, एलर्जीज है, टीबी है आंख की, काफी हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं होम्योपैथी से। ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा पेशेंट के ऊपर। फिर एक अलग बीमारी है, इसको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। एक वात, अलग टाइप की वात है, जिसका नाम है SLE या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर हाथों पैरों में कंटिन्यूस पेन शुरू हो जाता है, टेढ़े होने लगते हैं, अकड़न आती है, सुबह रोज उठते हैं तब 10 साल से हाथ पैर दुखते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबर स्पॉन्डिलोसिस है, किसी की खास करके मेल्स में वो जो रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ हो जाती है, तो ऐसा देखना, इसको हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। ये सभी के लिए अब क्योर हो सकते कि नहीं हो सकते, पेशेंट देख के बोलना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ हमारे पास पेन रिलीफ के लिए बहुत सारी दवाएं हैं, कम से कम 300-350 दवाएं हैं ये सब समूहों के लिए। तो डेफिनेटली वात के लिए तो होम्योपैथी आपको पहला प्रेफरेंस देना चाहिए। काफ़ी लोग जो स्टेरॉइड्स पे रहते हैं या दूसरे ड्रग्स पे रहते हैं और वो भी काम करना कम कर दिया, सूजन आ गए पे, हम धीरे धीरे उसको विड्रॉ कर सकते हैं और होम्योपैथी दे सकते हैं। किडनी की बीमारियां, बहुत सारी किडनी की बीमारियां हैं।
एक छोटे बच्चों को बीमारी होती है जिसके अंदर प्रोटीन जाता है पेशाब के अंदर, इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं। अब काफ़ी हद तक एटलीस्ट 30-40% के अंदर हम इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बाकी 60% के अंदर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यूरिन का 4 प्लस प्रोटीन जाता है, हम उसको 1 प्लस पे ला सकते हैं या 0 पे ला सकते हैं। उसी तरह से किडनी फेलियर, इमीडिएट किडनी फेलियर हुआ या लंबे समय का किडनी फेलियर, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, इसको बहुत हद तक हम लोग पेशेंट को डायलिसिस पे जाने से रोक सकते हैं। इनफैक्ट हमारे डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स रोज के ही नए आते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट। अनेक वजह से किडनी फेल होती है, किसी को ड्रग्स के वजह से, ड्रग्स मतलब दूसरे सिस्टम ऑफ ड्रग्स की वजह से, ब्राउन शुगर की बात नहीं कर रहा, वैसे ड्रग्स नहीं, ड्रग्स के वजह से अगर किडनी फेलियर हो गई या बीपी के कंट्रोल ना होने की वजह से या शुगर के कंट्रोल करने और किडनी फेलियर हो गई या अनेक कारण हो और बेचारे एक बार किडनी फेलियर हो गए, बड़ी विडंबना रहती है उनको। तो ये सब केसेस को होम्योपैथी अच्छे से टैकल कर सकते हैं। जिसको अचानक पेशाब रुक गई, इसको हम एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं, या पेशाब के अंदर खून जाने लगा, इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। किसी को किडनी के अंदर सिस्ट आ गए तो ये सिस्ट ठीक नहीं हो सकते, लेकिन हम इसका प्रोग्रेस रोक सकते हैं। लीवर की बहुत बड़ी बीमारी है, लीवर की पीलिया है, तो जी हाँ, बहुत हद तक पीलिया के अंदर बहुत सारी दवाएं हमारे पास होम्योपैथी में अच्छे से कंट्रोल हो सकता है। लीवर कैंसर को कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर हो सकता है कि नहीं हो सकता ये देखना पड़ेगा। खून की बीमारी, अनीमिया, मैं रेकमेंड करूंगा कि अनीमिया के लिए होम्योपैथी ना लेके आप अगर आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया तो आयरन लीजिए, B12 डेफिशिएंसी है तो B12 लीजिए, फोलिक डेफिशिएंसी है फोलिक एसिड ले लीजिए, सिंपल। लेकिन सब वो लेने के बाद भी हीमोग्लोबिन वैसे का वैसे ही है, मेरे को थकावट, हीमोग्लोबिन तो बढ़ गया लेकिन मेरी थकावट ही नहीं जाती, ये सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, जैसे चाइना है, TNT है, एक्सरे है, ये सब दवाएं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरा आने वाले वीडियोस के अंदर। तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट इज कैंसर। इनफैक्ट बहुत सारे होम्योपैथ्स, इवन हमारे यहाँ भी नागपुर में भी हम लोग, हमारे नेशनल अकेडमी ऑफ होम्योपैथी इंडिया जहाँ से बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत सारे लोग एक्सक्लूसिवली, जैसे मैं हार्ट में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, कुछ लोग कैंसर में बहुत कमाल का रंग दिखा रहे हैं। अलग अलग स्टेजेस ऑफ कैंसर, स्टेज 1, 2, 3 and 4, सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद, रेडियोथेरेपी के पहले, रेडियोथेरेपी के बाद, अनेक टाइप के कैंसर, थायराइड का कैंसर हो या लंग्स का कैंसर हो, कहाँ का कैंसर या फैला हुआ कैंसर हो। दोस्तों, ये होम्योपैथी को जरूर चांस देना चाहिए, बिकॉज होम्योपैथी आजकल प्रभुत्व दिखा रही है, बहुत इफेक्टिव ड्रग्स है, नए नए ड्रग्स भी आ रहे हैं, जैसे नोसोर्स करके एक ऐसी दवा है जो खुद कैंसर से बनाई गई हो या खुद बीमार पार्ट से बनाई गई हो, और बहुत पावरफुल दवा है होम्योपैथी का, नोसोर्स और सार्कोर्स कहते हैं इसको। क्या ऐसी कौन सी बीमारी जिसमें होम्योपैथी बिल्कुल काम नहीं करती है? जैसे कि फ्रैक्चर, अभी हड्डी टूट गई है आपकी तो उसको होम्योपैथी से आप जोड़ नहीं सकते, या जेनेटिक बीमारी, आनुवंशिक बीमारी है, आप उसको क्योर नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत सिम्टम्स हेल्प कर सकता है। अगर मेरे हार्ट के अंदर होल है तो मैं होल नहीं बुझा सकता दवा से, वो होल वैसे का वैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, होल के वजह से अगर सर्दी खांसी होती है तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये लिमिटेशंस है होम्योपैथी। इंजुरीज अगर हो गई है तो नहीं, बट हाँ, इंजुरी के बाद पेन अगर है तो हमारे पास ड्रग्स है, आर्निका जैसे। अगर सर्जरी के बाद अगर पेन है या सूजन आ गई है या वो घाव नहीं भर रहा है तो उसके लिए दवा है। तो आपने देखा ओवरऑल होम्योपैथी के बहुत सारे फायदे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले वीडियोस अगर आप देखते रहे तो मैं बताऊंगा धीरे धीरे कि किस तरह होम्योपैथी को सीखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।